हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल कुमार सिंह। बायोलॉजी चैप्टर में हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, आवर इन्वायरमेंट। तो हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में अक्सर अपने बुजुर्गों से, अपने पेरेंट्स से सुनते रहते हैं कि वातावरण जो है बदल चुका है, या हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो अलग हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो चेंज होने का सेंस क्या बताते हैं कि पहले जितना ज़्यादा क्लियरिटी थी, आज उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट में क्लियरिटी नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होने लगा है। और पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जितने भी यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, या फैक्ट्रीज़ हैं, इन सब से जितना ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है मटेरियल्स, या आप कह लीजिए जो स्मोक्स या अदर जो पेट्रोलियम के जलने से निकलता है, तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। इसलिए आजकल लोग बुजुर्ग कहते हैं ना कि पहले का इन्वायरमेंट अच्छा था, आज का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं एक इकोसिस्टम की। इसमें देखते हैं कि एक इकोसिस्टम आता है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि जो भी लिविंग बीइंग है, जैसे हम लोग हैं, और इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग बीइंग से। जैसे हम ये आपको बता दें, नॉन लिविंग का सेंस है सनलाइट की। तो सनलाइट क्या है? नॉन लिविंग है। वाटर क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, सॉइल क्या है? नॉन लिविंग है। तो इनका इंटरेक्शंस लिविंग बीइंग से रहता है। तो जब भी कोई भी लिविंग बीइंग होगा और उनसे इंटरेक्ट करेगा हमारा नॉन लिविंग बीइंग, जिसको हम लोग एबायोटिक कहते हैं, और लिविंग बीइंग को क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो इंट्रैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इज नोन एज अ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हम लोग देखते क्या हैं, यहाँ पर जितने भी इन्वायरमेंट में हम लोग पॉन्ड्स देख लें, या फिर आप गार्डन निकल जाओ, गार्डन में देख लो कि अगर प्लांटेशन, ढेर सारे प्लांट हैं, वो किससे नहीं है? सॉइल से निकले हुए हैं, सॉइल से बने हुए। उसमें वाटर आप डालते हो, उसमें अदर मिनरल्स, सॉइल है, फिर सनलाइट है, वाटर है, इन सब का इंटरेक्शन ना हो तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो एक छोटा सा इकोसिस्टम अपना गार्डन हो सकता है। या आप लोग घर में अगर एक्वेरियम रखे हुए हैं तो वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने फिश, वाटर और कुछ प्लांटेशन लगा रखा है। हाँ, ऑक्सीजन के लिए आप आर्टिफिशियल वहाँ पर प्रोड्यूस करते रहते हो ऑक्सीजन, यानी इन नॉन लिविंग वो भी है। हाँ, गैसियस फॉर्म वहाँ पर भी इंट्रैक्ट करा रहे हो आप। तो एक छोटा सा एक्वेरियम भी हमारा क्या है? इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे फील्ड है, वो भी इकोसिस्टम है। एक जो जहाँ पर क्रॉप हम लोग एराइज करते हैं, ग्रो कराते हैं, वो भी क्या है? इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी क्या है? प्लांट्स हैं, प्लांट्स लिविंग बीइंग है, और सॉइल है, वहाँ वाटर है, सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है। तो ये सबका इंट्रैक्शंस है। तो हम लोग छोटे से बड़े तक इकोसिस्टम बना सकते हैं कहीं पर भी। पॉन्ड्स है हमारा, ओशियन है हमारा, रिवर है हमारा, ये सब क्या है? इकोसिस्टम है। तो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में जो भी लिविंग बीइंग है उनका एनर्जी कहाँ से मिलता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, आप सब जानते हो, प्रोड्यूसर से। और प्रोड्यूसर हमारा क्या होता है? प्रोड्यूसर जो होगा हमारा, ये प्लांट्स होते हैं। राइट? प्लांट्स क्यों है? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो फूड अपना यूज भी करेगा बायोलॉजिकल प्रोसेस में, और साथ में वो हमारे अदर पार्ट्स के लिए भी अवेलेबल कराता है। तो प्रोड्यूसर कहलाता है हमारा ये प्लांट। तो ग्रीन प्लांट जितने हैं सब प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज बोथ। अब यहीं से एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब जैसे प्लांट पर डिपेंड जो होते हैं एनिमल्स, यानी हर्बीवोरस एनिमल जो हैं वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल ये एनर्जी कहाँ से लेंगे? प्रोड्यूसर से लेंगे। तो प्रोड्यूसर से लिए जा रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट, अब हर्बीवोर से आगे फूड को जो सिर्फ ऐसे एनिमल हैं जो फ्लैश ईटिंग करते हैं, केवल मांस पर ही डिपेंड होते हैं, उनको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल। तो ये एनिमल किस पर डिपेंड होंगे? ये प्राइमरी कंज्यूमर पर, और इनको हम लोग कह देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर ये कहलाएंगे।
ठीक है। और देखिए इसमें दो चीजें हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्रोड्यूसर पर भी डिपेंड होंगे और कार्निवोर्स पर भी होंगे, यानी दोनों को ईट कर सकते हैं, मतलब वो प्लांट को भी खा सकते हैं और फ्लैश ईटिंग भी कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं ओमनीओरस। ओमनीओरस, तो ओमनीओरस में कौन आ जाएगा? जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या है? ओमनीओरस है। इसलिए ओमनीओरस है क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग भी कर सकता है और प्लांट पर भी डिपेंड है, प्लांट के भी प्रोडक्ट को खा सकता है। तो इस तरह का जो एनर्जी फ्लो होता है उसको एक नाम देते हैं हम लोग, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फूड चेन। तो फूड चेन जो बनते हैं उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और देखो अगर हम प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जैसे डिके हुए, पत्तियां गिर गई तो धीरे धीरे डिके होंगी, फल गिर गए हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो डिके होंगे। तो डिके करने वाले कौन हैं? या मान लो कोई एनिमल्स डेड हुआ है, तो उस डेड पार्ट्स को डिके करने के लिए कौन सा माइक्रोब्स है? तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये डिकम्पोजर कहलाएंगे। तो हमारे इकोसिस्टम में आपको प्रोड्यूसर मिलेगा, कंज्यूमर मिलेगा और डिकम्पोजर मिलेंगे। तो डिकम्पोजर कौन होंगे? जो डेड और डिके मटेरियल को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या सॉइल में मिला रहे हैं, या उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। उसको हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं या फंगस कहते हैं। तो माइक्रोब्स, फंगस हमारा डिकम्पोजर होता है। तो फूड चेन यहां आप देख लीजिए बने हुए हैं अलग अलग, कि जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाने वाला डियर है, डियर को खाने वाले यहाँ पर टाइगर है। तो ये प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट इसी तरह से और भी आप बना सकते हो, मतलब इसको हम आप एक एक को क्या कर सकते हो? ट्रॉफिक लेवल भी बोल सकते हो। ट्रॉफिक लेवल आपका तो प्रोड्यूसर्स है, फिर इसके बाद आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, यहाँ 3 दिखाया गया है ट्रॉफिक लेवल। और इसी बीच में आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 सबसे लंबी चेन आपको दिखाई पड़ रही है। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर्स। यानी यहां पर आप देख रहे हो ना कि ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5, लगभग 5 ट्रॉफिक लेवल हैं। तो ट्रॉफिक लेवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यहां पर आओ देखो, यहां पर साइड में दिया गया है कुछ और प्लांटेशंस हैं, यहां पर स्कॉर्पियन दिया गया है, फिश दिया गया है, फिर यहां पर आपको बर्ड्स दिए गए हैं। तो अलग अलग जो है इकोसिस्टम में अलग अलग फूड चेन बन सकता है। आप इसको पिरामिड के फॉर्म में भी देख सकते हो। आप पिरामिड क्यों बोला जाता है इसको? इसलिए कि ये पिरामिड शेप में बना हुआ है, इसकी संख्या ज़्यादा है, प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा है। नंबर ऑफ पिरामिड में आप देखोगे तो प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट की संख्या ज़्यादा होती है, और फिर उससे कम हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा, और उससे कम हमारा सेकेंडरी, और फिर टर्सरी और कम होगा। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आप बढ़ाते जाओगे वैसे संख्या घटती जाती है। तो इसको कहा जाता है ये पिरामिडिकल या ट्रॉफिक लेवल हमारा कैसा है? एक सीधा पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है एक स्ट्रेट में बनेंगे। हाँ, कभी कभी इन्वर्ट भी बन सकते हैं, वो कंडीशंस अलग है इन्वर्ट बनने का। यहां पर आप देखें फूड चेन में क्या होता है कि एक चेन चलती है, एक सीक्वेंस चल रहा है क्रम से। लेकिन यहां पर थोड़ा सा देख रहे हैं एरो कहीं अलग अलग जा रहा है। जैसे यहां ढेर सारे यहां पर प्रोड्यूसर दिखाए गए हैं, तो प्रोड्यूसर को जरूरी नहीं है कि केवल इंसेक्ट ही खाए, प्रोड्यूसर को खाने वाला मैमल्स भी हो सकता है, प्रोड्यूसर को खाने वाला एम्फीबियंस के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे एम्फीबियन यहां दिखाया गया फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या कर रहा है? कुछ पार्ट्स को खा रहा है, प्लांट के पार्ट्स को। इंसेक्ट खाता है, यहां पर देख इंसेक्ट खा सकता है, या बर्ड जो है इंसेक्ट खा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रॉग ही इंसेक्ट खाए, बर्ड से भी इंसेक्ट खा सकता है। ठीक है, और आगे आप देखिए कि फ्रॉग को ईट करने के लिए एरो दिया गया किसको? स्नेक। स्नेक ईट कर सकता है किसको? फ्रॉग को। और दूसरा है बर्ड्स को भी ईट कर सकता है। इधर रैट दिखाया जा रहा है, जो भी प्लांट खाता है ये जो है रैट को भी खा सकता है। कहने का मतलब यहां पर ढेर सारे फूड चेन जो है वो इंटरकनेक्ट हुए हैं, और जब कई फूड चेन इंटरकनेक्ट होते हैं तो उसको फूड वेब कहते हैं। तो वास्तव में जो प्रैक्टिकली नेचर में होता है वो फूड वेब होता है। हम
थियोरेटिकली में हम पढ़ सकते हैं फूड चेन, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं आता। प्रैक्टिस में हमारा फूड वेव ही आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ढेर सारे जो है यहाँ ट्रॉफिक लेवल एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्नेक को खाने वाला ईगल है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए और भी बर्ड्स हैं जो ईट कर सकते हैं रैट को। अदर एनिमल्स दे रखे हैं जो ईट कर सकते हैं। स्नेक को ईट करने के लिए ईगल भी है, यहाँ पर आपको पिकॉक दिखाई दे रहा है, वो भी ईट कर सकता है, ठीक है। तो नेचर में इस तरह से ढेर सारे हमको फूड चेन आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फूड वेब। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर टॉप कॉर्निवोरस दिखा है, कॉर्निवोरस, हर्बीवोरस और प्रोड्यूसर्स एंड सनलाइट। सनलाइट का सेंस वही प्रोड्यूसर से है, प्लांट ही इसका यूज कर पाते हैं। इस एनर्जी का यूज सिर्फ प्लांट ही कर पाते हैं। बाकी एनर्जी जो ट्रांसफर होता है एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। नेक्स्ट आप देखिए यहां पर, अच्छा एक चीज और समझिए आप लोग कि कभी भी एनर्जी जो होती है वो 100% अगले ट्रॉफिक लेवल पे नहीं जाती है। एक इसमें लॉ है 10% लॉ। तो 10% लॉ ये कहती है कि कोई भी ट्रॉफिक लेवल, जैसे मान लो हमने प्रोड्यूसर ले लिया, तो प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी कंज्यूम की उसका 90% ये खुद यूज करता है और 10% ही जो बचता है वो ट्रांसफर करता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है। आप ऐसे समझो जैसे मान लो कि इसके पास 1000 जूल है, तो 90% इसने यूज किया, 10% आगे गया, तो 10% मतलब हर्बीवोरस से कितना मिला, 100 जूल मिला केवल एनर्जी। और इसने भी 90% यूज किया और फिर किसको दिया, जो कार्निवोरस है 10% कार्निवोरस में जाएगा तो ये 10 जूल मिलेगा। यानी जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल को बढ़ाते जाओगे वैसे एनर्जी क्या होगी, घटती जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओजोन लेयर एंड हाउ इज गेटिंग डिप्लीटेड। तो आपको हम बता दें कि ओजोन लेयर होता क्या है। देखो बेटा, ओजोन लेयर आप उसको ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, जिसमें आप O3 कहते हो ओजोन लेयर को। और ओजोन लेयर ये हमारे इन्वायरमेंट में एक सील्ड का काम करता है, एक कवरिंग कर रहा है जो अर्थ को जो है बचाने का ये काम करता है। जैसे सपोज दैट कि हमारा ये है अर्थ है और यहाँ पर सनलाइट निकल रही है। सनलाइट निकलती है तो आप सब जानते हो कि सनलाइट में बहुत से हार्मफुल रेजेस होते हैं, जैसे यूवी रेजेस हैं, इंफ्रा रेजेस हैं। तो ये सब रेजेस क्या है कि इनको रोकने के लिए यहाँ पर एक लेयर है, एक लेयर होता है अर्थ के ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोला जाता है। इस लेयर में ओजोन लेयर, इसको O3 कहा जाता है, ये ओजोन लेयर होता है। और ये ओजोन लेयर हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो अर्थ पर नहीं आने देते इसको। तो यानी कि एक तरह से प्रोटेक्शन किया जा रहा है। लेकिन कुछ समय में ओजोन लेयर को देखा गया है कि जब पोल्यूशन बढ़ रहे हैं तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट का सेंस है कि इनका जो थिकनेस है वो कम हो रहे हैं। तो ये रीज़न क्या है कम होने का? तो रीज़न ये है कि हम लोग जो आजकल अपने घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, ठीक है, या जो अदर फोम के बनाए हुए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उन सब में कुछ गैसेस यूज होती हैं जिसको आप लोग कहते हो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फ्रियॉन गैस भी कहा जाता है। ये गैस जो होता है ये जो है इसको डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के गैसेस को इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे तो इससे ओजोन लेयर हमारा क्या होगा, डिप्लीट होगा। और जो हार्मफुल गैसेस को ये बचा रहा है पृथ्वी से आने पर, अर्थ पर, वो हमारे लिए क्या होगा, डायरेक्ट अर्थ पर आएगा और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और आप सब जानते हो कि अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पोलर रीजन पे जितने भी आइस माउंटेन है वो मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करेंगे तो उसका वाटर कहाँ जाएगा, ओशियन में जाएंगे, और ओशियन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और जिससे जो आइलैंड्स हैं या ओशियन के किनारे जो कंट्रीज हैं या सिटीज हैं वो सब जो है सबमर्ज्ड हो जाएंगे वाटर में। तो हम लोग करना क्या चाहिए, हम लोगों को ऐसे गैसों का यूज कम से कम करें या इसका कोई ऑप्शनल गैस यूज किया जाए जिससे कि ओजोन डिप्लीशन ना हो पाए। अब जैसे मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, अब देखो गार्बेज की सेंस आ गया यहाँ पर कि हम लोग देखो आजकल क्या यूज करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आप सब जानते हो कि प्लास्टिक जो है वो डिस्ट्रॉय हम लोग नहीं कर सकते। अगर आप जलाते हो उसको तो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, फिर भी उसके जो है रिमेनिंग पार्ट्स बचे रह जाते हैं। और उसे अगर आप मिट्टी में दफनाते हो तो भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, कोई माइक्रोब्स भी उसको जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकता। तो हम लोग देखो, अगर हम इस तरह से इसको डिवाइड करना चाहें तो यहाँ डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब बायोडिग्रेडेबल का सेंस ये हुआ कि जिसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सॉइल में मिला सकते हो, कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक का हमने नाम लिया, प्लास्टिक खत्म नहीं हो सकता, तो प्लास्टिक क्या आ गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका यूज कम से कम करें। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग अपने गार्बेज को हम सही ढंग से डिस्पोज ऑफ करेंगे तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं हो पाएगा। थैंक यू।